हाय वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम लोग दोबारा से कंटिन्यू करने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज को। लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी पढ़ा था और आज से हम लोग स्टार्ट करना था फ्रेम एलोकेशन। राइट, तो हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट चल रहे हैं और उसी का जो हम लोग अराउंड लास्ट फेज में चल रहे हैं। तो जो जो हम लोगों ने पढ़ा था, यानी ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली थी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि बहुत दिनों बाद ये ऑपरेटिंग सिस्टम का लेक्चर आ रहा है। अभी तक हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क और कंपाइलर डिज़ाइन के पीवाईक्यू ही सॉल्व कर रहे थे। राइट, तो लास्ट वीक हम लोगों ने पूरा ये किया था, तो इस वीक से मैं वापस से ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करने वाला हूँ। तो मैंने सोचा एक काम करते हैं, जो भी हमने पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स वगैरह में या पॉलिसीज में जो भी पढ़ा है उसको एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं, फिर उसके बाद आज का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था, फीफो देखा, जिसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो रहा था। तो जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया था, इसमें जैसे वन पहली बार आया है, तो देखो यहाँ पे वन पहली बार आया तो वन क्या हुआ, फोर से रिप्लेस हो गया। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे टू आया तो सेकंड नंबर पे टू रिप्लेस हो गया। फिर थर्ड नंबर थ्री आया तो थर्ड नंबर पे थ्री रिप्लेस हो गया। तो ऐसे करके हो रहा था। ठीक है। फिर पेज हिट रेट, पेज फॉल्ट रेट, सिंपल से। उसके बाद ऑप्टिमल अच्छा, फिर हम बेलेडी अनोमली देखे थे। ठीक है। और बेलेडियो अनोमली में होता क्या है, मतलब नॉर्मली क्या होना चाहिए, अगर नंबर ऑफ फ्रेम्स का इंक्रीज कर रहे हैं तो हम लोग को पेज फॉल्ट डिक्रीज करना चाहिए। बट सम केसेस में क्या होता था, हम लोग क्या है, पेज रेफरेंस सीक्वेंस, यानी पेज नंबर, क्या मैं बोल रहा हूँ, फॉर सम पेज रेफरेंस सीक्वेंस, हाँ, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फ्रेम में इंक्रीज द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट, या अपोजिट हो रहा था। तो ये सिर्फ फीफो में ही होता है। ठीक है। जन फीफो में, मेरे ख्याल फीफो में, इसके अलावा कहीं हम लोगों ने पढ़ा नहीं, इसके अलावा कहीं होता है। तो फिर ऑप्टिमल की बात की, ऑप्टिमल सबसे बेस्ट क्या होता है हम लोग का, बेस्ट बोले तो पेज हिट रेट सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है, पेज फॉल्ट सबसे ज़्यादा मिनिमम होता है। बट क्या है, इसको हम लोग फिजिकली, यानी ये कहाँ गया, मैंने डिसएडवांटेज लिखा होगा। हाँ देखो, नॉट प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग पहले से पता होना चाहिए कौन से पेज की रिक्वेस्ट कब आने वाली है। तो ये पॉसिबल नहीं होता। जैसे हम लोग सी प्रोग्राम लिखे, तो क्या कंपाइलर को ऑलरेडी पता होता है, या फिर मैं बोलूँ ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑलरेडी पता होता है रन टाइम में कि किस लाइन के बाद कौन सा प्रोग्राम रन होगा? ऐसा नहीं होता, क्योंकि जंप स्टेटमेंट होते हैं, बहुत सारे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे भी होते हैं, तो वहाँ पे डेटा हमेशा चेंज होता रहता है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। फिर एल आर यू पढ़ा था, लीस्ट रिसेंटली यूज, जो सबसे आखिरी में यूज हुआ है, मतलब जो सबसे लेट में यूज हुआ है। वो जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, पेज फॉल्ट हुआ था। राइट, यहाँ पे फोर पे पेज फॉल्ट हुआ, फोर से पहले थ्री और टू यूज हो गए थे, तो वन बचा, तो वन किया फोर को रिप्लेस कर दिए थे। राइट, फिर इसका डिसएडवांटेज एडवांटेज देखे थे। फिर उसके बाद फिर और एक क्वेश्चन देखे थे मैं, फीफो का भी, एल आर यू से और फीफो ऑप्टिमल एल आर यू तीनों से ही क्या हमने पेज फॉल्ट निकाला था और देखा था। यहाँ पे देखो, ऑप्टिमल में सबसे कम आ रहा है पेज फॉल्ट रेट। अब यहाँ पे ऑप्टिमल एल आर यू में इक्वल आ रहा है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं ऑप्टिमल में सबसे मिनिमम आता है। बट ये नहीं हो, ऑप्टिमल में क्या होता है, मैंने फॉर्मूला से लिखा भी होगा यहाँ पे, आगे मैंने लिखा होगा, वो मैं जब आएगा तो बता दूंगा। और उसके बाद फिर हम लोगों ने एस्टिमेट मेमोरी एक्सेस टाइम निकाला था। तो एस्टिमेट मेमोरी एक्सेस टाइम कितने, पी रेट से 40, क्या होता है, पी%, क्या पी% है, पेज फॉल्ट रेट अगर पी है तो पेज फॉल्ट हो रहा है तो 40 मिली सेकेंड उसका टाइम लग रहा है। अगर पेज हिट हो रहा है तो टू मिली सेकेंड टाइम लग रहा है। तो हम मल्टीप्लाई करके पेज हिट पेज फॉल्ट रेट रेशियो निकालिए। देखो, 2 मिली सेकेंड लग रहा है विदाउट पेज फॉल्ट, विदाउट पेज फॉल्ट के लिए, विद पेज फॉल्ट के लिए है। राइट, और लीफो फिर एम आर यू हम लोगों ने देखा था। इसी तरह से ये सब एल्गोरिथम्स वगैरह हम लोग देखे थे। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस वगैरह किए थे। और फिर उसके बाद काउंटिंग एल्गोरिथम देखे। काउंटिंग एल्गोरिथम में नंबर ऑफ अक्रेंस ऑफ अ पर्टिकुलर पेज, यूज दिस एज अ क्राइटेरिया फॉर रिप्लेसमेंट। तो काउंटिंग एल्गोरिथम है, इस एल्गोरिथम के बेस में एल एफ यू और एम एफ यू दो पॉलिसीज बनाई गई हैं। ठीक है। तो ठीक है, यानी एल एफ यू एन एफ यू का फ्रीक्वेंसी में नंबर ऑफ अक्रेंस, मतलब फ्रीक्वेंसी तो होता है, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ अक्रेंस होगा उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बोलती है, या नंबर ऑफ अक्रेंस और फ्रीक्वेंसी एक ही चीज़ होती है। ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी के बेस पे देखो दो चीज़ें हैं, दो बनाएगा, लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज और मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज। तो देखो नम यानी कितनी बार आया है ये देखो, जैसे यहाँ पे देखो, जीरो पेज फ्री फ्रेम थ्री है ना, तो 1 2 3 के लिए जगह थी, अब 1 2 0 के लिए जगह थी, अब थ्री के लिए जगह नहीं है। तो देखो यहाँ पे जीरो आया, वन, वन एक बार आया, टू एक बार आया, वन, सॉरी, जीरो एक बार आया। ठीक है, एक बार एक बार एक बार, सब क्या वन टाइम्स आया। तो यानी तीनों में टाई हो गया। टाई हो गया तो फीफो लगाएंगे, फीफो के हिसाब से वन जो है सबसे पहले आया, तो सबसे पहले यही बाहर जाएगा, तो उसके बाद थ्री आ गए। ठीक है, इस तरह के आएगा। सेम इसका अपोजिट हो जाएगा, मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज। फिर उसके बाद फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस किए थे।
हाँ, तो ये भी क्वेश्चन किए थे। फिर उसके बाद हमने देखा था मेकिंग पेज रेफरेंस सीक्वेंस, मतलब कि पेज इसमें क्या होगा वो देखो। अगर लॉजिकल एड्रेस वर्चुअल एड्रेस गिवन है तो हमने पेज नंबर ऑब्टेन करना है, ये मतलब है। तो अब इसके तीन तरीके जो हम लोग क्वेश्चन देते हैं, पहले बाइनरी में हो सकता है, हेक्साडेसिमल में हो सकता है, डेसिमल में हो सकता है। तो अगर बाइनरी में तो हमने बाइनरी से डायरेक्टली क्या ये पी और डी में लॉजिकल एड्रेस को डिवाइड कर लेंगे तो इससे पेज नंबर आ जाएगा, राइट। और हेक्साडेसिमल में अगर हम लोग दिया तो उसको क्या बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये बेटर भी होता है। अगर वो डेसिमल में दिया तो हम लोग क्या करेंगे, जो लॉजिकल एड्रेस हम लोग को डेसिमल में दिया है उसको क्या पेज से डिवाइड कर देंगे तो उससे हम लोग का पी आ जाएगा। ये सब फॉर्मूले क्या हम लोग देख चुके, इसकी लोअर वैल्यू लेंगे, ठीक है। इसे हम लोग फॉर्मूले ऑलरेडी देख चुके हैं जब हम लोगों ने पेजिंग पढ़ा था, ठीक है। तो इसमें इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ। तो यहाँ देखो वर्चुअल एड्रेस का 16 बिट का मेन मेमोरी क्या 1 KB की है, और पेज साइज जो है 256 GB का। LRU का करंट स्टेटस ये दे दिया गया है। और हम लोग से पूछा क्या था, मतलब LRU में अभी ये क्या फ्रेम्स हैं, ठीक है, ठीक है। LRU लगा रहे हैं, उसका करंट स्टेटस ये है। और देखो फ्रेम साइज पेज साइज ये दे दिया, तो सबसे पहले हम लोग निकालना पड़ेगा कि हम लोग का फ्रेम कौन सी थी, हमें निकाला होगा। हाँ, ये देखो फ्रेम नंबर निकाला, कितनी फ्रेम्स हैं हम लोग के मेन मेमोरी में, ठीक है। तो फ्रेम की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो मेन मेमोरी का साइज कितना है और पेज साइज, इसे डिवाइड कर देंगे क्या फ्रेम आ जाएगा। फ्रेम क्या 4 फ्रेम आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे लॉजिकल एड्रेस क्या हो जाएगा, पी और डी हो जाएगा। और लॉजिकल एड्रेस क्या 16 बिट का दिया हुआ है, देखो लॉजिकल वर्चुअल लॉजिकल एड्रेस एक ही होता है, 16 बिट का है। तो पी एंड डी में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेम कितने आ गए, एक सेकेंड, फ्रेम क्या 4 आ गया, ठीक है। हाँ, और डी कैसे निकलेगा, पेज साइज को अगर मैं 2 की पावर में लिख लूँ तो हम लोग डी निकाला था। पेज साइज ये दे दिया है, इसको 2 की पावर, पेज साइज क्या बाइट में होना चाहिए तब इसको 2 की पावर में लिखें। तो 2 की पावर 8 है, सो 8 यानी क्या होगा, हम लोग डी की वैल्यू होगा, तो यहाँ डी की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पी की वैल्यू भी 8 आ जाएगी। तो यहाँ तक पी की वैल्यू 8 आ गई, ठीक है। और यहाँ से अच्छा पी की वैल्यू पूछा ही नहीं था इसमें। हाँ, तो इसमें पूछा क्या ये देख लेते हैं। ये हम लोग का सीक्वेंस दे दिया गया, ठीक है। 00FF 01 0D 10FF 11B0, ये हम लोग को दे दिया पेज सीक्वेंस, जिसको क्या हम लोग को इसमें रखना है पेज टेबल में, ठीक है, ठीक है। मेन मेमोरी स्टोर करना है, पेज टेबल में स्टोर करना है, वही बात है। तो हम लोग को पेज फॉल्ट निकालना है, न्यू स्टेटस लिस्ट निकालना है आफ्टर रिप्लेसिंग, या फिर आफ्टर हाँ रिप्लेसिंग ऑल दीज पेजेस, ठीक है। और पेज कितने रिप्लेस होंगे वो बताना है। तो यहाँ पे देखो मैंने ड्रॉ किया होगा। हाँ, अब तो सबसे पहले क्या हमने हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे ये, ठीक है। इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। बट हम लोगों ने देखा तो यहाँ पे जो आपने दिया था वो डेसिमल में दिया था, तो हम लोगों ने क्या किया, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हम लोगों को सॉल्व करने में ईजी हो जाएगा, तो हम लोग पेज नंबर साफ साफ पता चल जाएगा। तो देखो यहाँ मैंने बनाया अभी जो करेंटली सीक्वेंस कुछ ऐसा है, ठीक है। ये LRU पेज है, और उसके बाद जीरो आया तो अभी क्या 4 क्या है, यहाँ पे देखो हमने निकाला 4 फ्रेम्स हैं, फ्रेम में से 3 फिल है, एक इस फ्रेम में जगह ब्लैंक है, यहाँ पे ब्लैंक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमने 0 को फिल कर दिया, ठीक है। अब 1 के लिए पेज फॉल्ट नहीं होगा, 16 के लिए पेज फॉल्ट होगा, 16 के लिए पेज फॉल्ट होगा। सो अभी देखो जस्ट 0 जस्ट यूज हुआ है, और 16 1 17 में LRU पेज कौन सा है, लीस्ट रिसेंटली यूज, वो 17, तो 17 को रिप्लेस करके 16 से कर दिया। फिर तो फिर 17 के लिए पेज फॉल्ट होगा, फिर 17 के लिए पेज फॉल्ट होगा, तो अब किसको रिप्लेस करना है उसको देखते हैं। तो ये देखो 16 तो जस्ट अभी अभी आया, उसके पहले क्या है 0 आया है, राइट। और सॉरी देखो 17 में पेज फॉल्ट हुआ, 16 अभी यूज हुआ है, उसके पहले 1 यूज हुआ है, और ये 0 बचा हुआ, तो यहाँ पे 0 1 16 यूज हो चुका है, तो उसके अलावा कौन बचे हुए 63 बचा हुआ है, 63 को रिप्लेस कर दिया 17 से। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, पेज फॉल्ट कितने हुए, पेज फॉल्ट हुआ है यहाँ पे एक, ये पेज फॉल्ट हुई, एक सॉरी एक 1 2 3 पेज फॉल्ट हुए ना। हाँ, यहाँ पे 0 पे हुआ, 16 पे हुआ, और 17 पे हुआ। और पेज रिप्लेस करने हुए 17 पेज यहाँ रिप्लेस हुआ, 63 पेज यहाँ रिप्लेस हुआ है, ठीक है। यही हम लोग से पूछा गया था। तो इसके बाद हम लोगों ने देखा था, अच्छा जो मैं बता रहा थी देखो, पेज फॉल्ट इन ऑप्टिमल ऑलवेज क्या होगा, लेस देन आर इक्वल टू पेज फॉल्ट इन एनी अदर केसेस, ठीक है। और मिनिमम पेज साइज होगा वो मैक्सिमम इंस्ट्रक्शन साइज हो सकता है, ठीक है। यानी पेज साइज की क्या वैल्यू है, जो ग्रेटर देन आर इक्वल टू मैक्स इंस्ट्रक्शन साइज हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आप लोग आते हैं फ्रेम एलोकेशन में, ठीक है। तो इसमें पहले कुछ लिख लेते हैं हर बार की तरह, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। हाँ, एक सेकंड यार, येलो, हाँ अब ठीक है।
तो यहाँ पे लिख लेते एवरी प्रोसेस must have enough pages to complete या कंप्लीट नहीं, pages to नहीं यार, एक एवरी प्रोसेस मस्ट हैव इनफ प्रोसेस टू, नहीं कंप्लीट ही होगा, कंप्लीट से वर्ड है, कंप्लीट एन एन इंस्ट्रक्शन ठीक है। तो आगे एक्सप्लेन करने से पहले ना मैं कुछ बता देता हूँ। फ्रेम एलोकेशन हम लोग का क्या मतलब है। फ्रेम एलोकेशन का मतलब मैं बताऊँ यहाँ पे, तो मैं लिख लेता हूँ। वैसे हम लोग पहले ये बताना चाहिए तो उसके बाद ये लाइन लिखनी चाहिए थी, बट ठीक है। एलोकेशन समझना ज़्यादा मैटर कर रहा है, ठीक है। एक मिनट यहाँ पे जस्ट कुछ फ्रेम एलोकेशन में क्या है। हाँ, तो इसमें क्या होगा, हम लोग को ये पता करना है, या बोला हम लोग को ये स्टडी करना, पता करने ज़्यादा बेटर वर्ड है, कि हाउ मेनी फ्रेम डू वी एलोकेट पर प्रोसेस, हाउ मेनी फ्रेम डू वी एलोकेट पर प्रोसेस, एलोकेट पर प्रोसेस ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, और अब इसका आंसर मैं बता देता हूँ। आंसर मैं ग्रीन से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसका अगर मैं आंसर बताऊँ, मतलब इसका मतलब सोल्यूशन बताऊँ, आंसर ज़्यादा बेटर है। इफ इट इज़ अ सिंगल इट इज अ सिंगल यूजर सिंगल if it is a single user single tasking system, single tasking system, all the frame belong to user process ठीक है। कहने का मतलब क्या है, मैं एक बार ऊपर स्टार्टिंग से बताऊँ। एक काम करता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि इसका अभी ज़रूरत बाद में आएगी, तो क्योंकि यहाँ पे आके ना ये खाली बस जस्ट कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा अभी। अब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं हटा ही देता हूँ, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से ठीक है। हाँ, देखो यहाँ पे क्या फ्रेम एलोकेशन हम लोग पढ़ते हैं कि हर एक प्रोसेस के लिए कितने फ्रेम की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। सो क्या होगा, हम लोग क्वेश्चन में आएगा इसके लिए मिनिमम फ्रेम रिक्वायरमेंट बताओ, इसको ऐसा कुछ कंडीशन कुछ दे दिया होगा। प्रोसेस क्या प्रोसेस जो है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी होगी, उसके नंबर ऑफ फ्रेम इतनी रिक्वायरमेंट है, तो उससे अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछे होंगे। फिर कुछ केसेस वाले क्वेश्चन होंगे, तो मल्टीपल क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह क्वेश्चन हम लोग आते हैं फ्रेम के ऊपर। अब तक क्या हम लोग का फ्रेम जो था वो कांस्टेंट टाइप का था, राइट। तो इसमें का नंबर ऑफ फ्रेम्स भी क्वेश्चन में चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। तो अगर मैं बात करूँ तो इस पूरे टॉपिक में हम लोग ये स्टडी करने वाले कि कितनी फ्रेम होगी वो एक प्रोसेस के लिए रिक्वायर होगी। तो अगर सिंगल यूजर सिस्टम है, ठीक है, सिंगल यूजर है और सिंगल टास्क, मतलब एक पूरे सिस्टम में एक ही टास्क हो सकता है, तो जो पूरा हम लोग का क्या बोलते हैं फ्रेम बनेगा वो यूजर प्रोसेस के लिए होगा। तो पूरा एक ही प्रोसेस है, तो उसी प्रोसेस का सारा
फ्रेम क्या अलोकेट हो जाएगा। ठीक है, और फिर अगले कुछ क्वेश्चन बनते हैं वो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बनता है, या बोलो जैसे एक और क्वेश्चन बनता है, व्हाट व्हाट इज मिनिमम 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 नंबर ऑफ फ्रेम दैट प्रोसेस नीड, यानी प्रोसेस को रन करने की कितनी मिनिमम प्रोसेस है, मतलब मिनिमम फ्रेम रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर यही था जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ था, तो इसको मैं वापस पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जी यहाँ पे गायब हो गया था, पेजेस। ठीक है, हाँ देखो, एवरी प्रोसेस मस्ट हैव इनफ पेजेस टू कंप्लीट एन इंस्ट्रक्शन। तो मिनिमम नंबर फ्रेम कितने हो गए, जितने की हम लोग का प्रोसेस है उसको मिनिमम रिक्वायरमेंट है प्रोसेस को रन करने के लिए फ्रेम को। ठीक है, अभी मैं भी हो सकता है नहीं समझ में आ रहा, बट क्या है ना, पेशेंस रखो, सब समझ जाएगा। जब क्वेश्चन हो जाएगा ना तब मजा आएगा सॉल्व करने में। ठीक है, अब देखो, अब दूसरा हो सकता है इस बेसिस पे, इफ पेज इज, इफ की जगह मेरे ख्याल से इस ज्यादा बेटर वर्ड होगा। ठीक है, इफ की जगह इस ज्यादा लगता है, तो इस ज्यादा बेटर है। इज पेज इज पेज इज ग्लोबल ग्लोबल GLOBL होता है ना, ग्लोबल और लोकल, इस चीज पे भी क्या होता है, डिपेंड करता है। ठीक है, अब लोकल और ग्लोबल क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। लोकल ग्लोबल वही जो सेम डिफरेंस हम लोग पढ़ने, ग्लोबल वेरिएबल लोकल। ग्लोबल जो पेज होगा वो सारी प्रोसेस एक्सेस कर पाएंगे, लोकल पेज होगा वो अब पर्टिकुलर पेज के लिए फिक्स होगा। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल जैसे ही लोकल पेज और ग्लोबल पेज जैसे सिमिलर है। ठीक है, अगर ग्लोबल होगा तो क्या होगा, लोकल होगा तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो अगर ग्लोबल है तो हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस पेज ऑफ एनी प्रोसेस, और इसमें क्या होगा, रिप्लेस पेज ऑफ पेज ऑफ ओनली सेम प्रोसेस। ठीक है, समझ गए कि नहीं। तो देखो, अगर पेज जो होगा ग्लोबल होगा, ग्लोबल और लोकल क्या है क्वेश्चन में हम लोग को दिए जा सकते हैं। तो अगर देखो ग्लोबल है, कोई पेज ग्लोबल, तो उसको रिप्लेस करके हम दूसरे प्रोसेस के भी उसको, जो जैसे ग्लोबल है, मैं डायग्राम से नहीं बना रहा हूँ, मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग क्या है, मेन मेमोरी या फ्रेम है। ठीक है, फ्रेम ज़्यादा बड़ा है, तो फ्रेम है। ठीक है, मेन मेमोरी पार्टीशन फ्रेम कर दिया, यहाँ पे फ्रेम है। इस फ्रेम में क्या एक ग्लोबल पेज है वो स्टोर है, ग्लोबल GLOBL ग्लोबल पेज। तो मान लेते इसी वाला पार्ट जो था किसी प्रोसेस P1 को एलोकेट हो गया फ्रेम का। ठीक है, और उसके नीचे वाला पार्ट क्या है, एक इसमें मान लेते लोकल है। ठीक है, इसमें एक लोकल पेज है, लोकल, और ये लोकल वाला क्या है, यहाँ पे P2 है प्रोसेस। ठीक है, तो ये जो ग्लोबल वाला पेज है इसको इनकेस रिप्लेस करने की जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको P2 के किसी पेज से रिप्लेस कर देंगे, यानी इसको यहाँ से हटा देंगे और जो P2 का कोई पेज होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हट जाएगा, P2 कोई पेज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ग्लोबल पेज था। अब यहाँ पे लोकल पेज है, तो यहाँ पे जो है P1 का कोई पेज या P1 P2 के अलावा किसी और पेज नहीं आ सकता, P1 पेज नहीं है, बट ये यहाँ पे P1 का पेज आ सकता है। ठीक है, वही कह रहा है, लोकल होगा तो क्या, ओनली सेम प्रोसेस के पेज से ही अलोकेट हो, क्या हो सकता है, रिप्लेस होगा। अगर ग्लोबल होगा तो कोई प्रोसेस है उस पेज को रिप्लेस कर सकती है। ठीक है, तो ये चीज होता है ग्लोबल और लोकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब थ्योरी बहुत हो गई है, अब सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। और क्वेश्चन से पहले ना कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं, तो उससे कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो गया। पहला होगा इक्वल एलोकेशन, मतलब क्या, जो फ्रेम है वो मान लेते हैं n प्रोसेस है और 2n फ्रेम है, कुछ भी फ्रेम है, सॉरी, एन प्रोसेस और के फ्रेम है, तो नहीं, अरे हाँ, एन प्रोसेस के फ्रेम है। ठीक है, तो जो के फ्रेम है उसको एन प्रोसेस में इक्वली डिवाइड कर देंगे, k/n से। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल इक्वल एलोकेशन, एक ये मेथड हो सकता है, राइट। इक्वल एलोकेशन में इससे कहने का मतलब है, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। हाँ,
P1 एक प्रोसेस है जिसको क्या 3 फ्रेम मिल गया है। अगर P1 प्रोसेस को 3 फ्रेम मिल गया तो इसका मतलब क्या है, P2 प्रोसेस होगा उसको भी क्या 3, उसको भी 3 फ्रेम्स ही मिले होंगे। राइट, ठीक है, ये चीज हो गया। और दूसरे तरीके हो सकता है प्रपोर्शनल पार्टीशनिंग। प्रपोर्शनल प्रपोर्शनल प्रोपोर्शनल प्रपोर्शनल पार्टीशनिंग। पार्टीशनिंग प्रोपोर्शनल पार्टीशनिंग, तो इसको मैं अंडरलाइन नहीं कर रहा। तो प्रोपोर्शनल पार्टीशनिंग में क्या होगा, तो इसको ऐसा समझ सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल क्या समझो, मान लेते हैं नंबर ऑफ फ्रेम्स क्या 6 है। नंबर ऑफ फ्रेम जो है वो कितने हो गए, 6 हो गए। ये नंबर ऑफ फ्रेम 6 है और मान लेते हैं 2 प्रोसेस है, ठीक है, पहला जम्पसन दूसरा जम्पसन और 2 प्रोसेस है। प्रोसेस और प्रोसेस मान लेते हैं P1 है एंड P2 है, ठीक है। और तो P1 में 6 पेजेस हैं, ठीक है, पेजेस। और जो P2 है इसके अंदर कितने पेजेस हैं, मान लेते 3 पेजेस हैं, 3 पेजेस। तो टोटल मिला के कितने हो गए, 9 पेजेस हो गए, 9 पेजेस, ठीक है। तो 9 पेजेस हैं और हम लोग को प्रोपोर्शनल में क्या फ्रेम को लोकेट करना है, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनल लोकेशन में बात करूँ, प्रोपोर्शनल 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 में बात करूँ तो P1 को कितना पेज मिलेगा, बात P1 को कितना पेज मिलेगा, टोटल क्या 9 पेजेस है। P1 के 6, P1 के पास 6 पेजेस, राइट, 6/9 ये होगा P1 का प्रोपोर्शनल हो गया। टोटल पेज में से P1 के पास इतने हैं, ठीक है। और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ फ्रेम से। नंबर ऑफ फ्रेम कितने 6 हैं। अगर मैं P2 की बात करूं तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ P2 के पास 3 पेजेस है, टोटल 9 है और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से तो उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना होगा, आई थिंक यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 और 2 से 4 आ जाएगा, 4। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, अच्छा, तो यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ 6 है, 2 आ जाएगा, 2। तो इसको क्या 4 फ्रेम मिलेंगे और इसको 3 फ्रेम मिलेंगे, 2 फ्रेम मिलेंगे, ठीक है। ये हो गया प्रोपोर्शनल में। तो ये 2 तरीके होते हैं हम लोग के पास, ठीक है, ठीक है। तो एक बार लोकल और ग्लोबल क्या बोल सकते हैं, लोकल और ग्लोबल से मेरा क्या मतलब है, एलोकेशन को समझ लेते हैं हम। ठीक, अब लोकल ग्लोबल एलोकेशन में आते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लोकल, लोकल एलोकेशन, एलोकेशन। तो लोकल एलोकेशन में क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो लोकल एलोकेशन में क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग लोकल एलोकेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा रिक्वायर्ड दैट द पेज रिप्लेस्ड रिप्लेस्ड बी इन अ फ्रेम belonging to belonging to same process, same प्रोसेस, ठीक है। यानी कि अगर हम लोकल एलोकेशन की बात कर रहे हैं तो जो फ्रेम हो, जैसे फ्रेम को पर्टिकुलर प्रोसेस का रिजर्व कर दिया, एक तरह से ही समझ सकते हैं, ठीक है। अगर उस प्रोसेस फ्रेम को किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के रिक्वेस्ट कर दिया गया और फ्रेम में क्या जो पेजेस है लोकल पेजेस हैं, तो अगर लोकल एलोकेशन यूज करें मतलब जो पेजेस है लोकल पेजेस है, तो जो लोकल पेजेस है उनको रिप्लेस भी करेंगे। तो सबसे पहले जिस पेज से रिप्लेस करेंगे, जो नया पेज आएगा उस जगह, वो भी उसी प्रोसेस का होना चाहिए जिसको फ्रेम एलोकेटेड है, ठीक है। ये चीज हो गया। और दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ फ्रेम, नंबर ऑफ फ्रेम बिलोंगिंग टू, number of frame belonging to the process will no change, will no change, will no की अगर नॉट होगा ना, will not be change, not be change ज्यादा बेटर वर्ड है।
दी चेंज। तो कहने का मतलब ये है कि जो हम प्रोसेस है, अगर नया पेज आ भी रहा है तो नंबर ऑफ फ्रेम्स क्या है वो सेम रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। ठीक है। और अगला है पॉइंट है, 3 नंबर पॉइंट है, उसमें क्या है, प्रोसेस प्रोसेस आर allowed to allowed to control their own page fault rate। इसका मतलब क्या है, डिपेंड करता है ना, प्रोसेस जो है कौन कौन से पेज को फ्रेम में रखना चाह रहा है, राइट। तो अभी डिपेंड करता है प्रोसेस टू प्रोसेस, तो हर प्रोसेस का पेज फॉल्ट रेट अलग अलग भी तो हो सकता है, कहने का मतलब ये है। ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो लोकल लोकेशन में ध्यान रखनी चाहिए, मेनली 3 पॉइंट्स थे। अब बात कर लेते हैं ग्लोबल एलोकेशन की। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ, यहाँ पे ग्लोबल एलोकेशन लिख देता हूँ। ग्लोबल एलोकेशन। तो ग्लोबल एलोकेशन में क्या होगा, पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे। तो पहला पॉइंट इसमें क्या लिखे थे कि वही सेम प्रोसेस की होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है। बट इसमें क्या अलग कोई भी हो सकता है, तो उसको ही लिखेंगे, कैन बी replaced replaced a page from a set that include that includes all the frame allocated to user process। ठीक है। तो वही है, मतलब यूजर के किसी भी प्रोसेस से कोई जो फ्रेम है वो पर्टिकुलर फ्रेम है, वो क्या रिप्लेस हो सकता है, फ्रेम में जो पेजेस है वो किसी भी दूसरे प्रोसेस के पेज से रिप्लेस हो सकते हैं। ठीक है। और सेकंड पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, वो क्या, हाई प्रायोरिटी हाई प्रायोरिटी प्रोसेस कैन इंक्रीज देयर एलोकेशन क्या हो गया, हाई, एक सेकेंड यार, हाँ, हाई प्रायोरिटी प्रोसेस कैन इंक्रीज देयर एलोकेशन एट द एक्सपेंस एक्सपेंस ऑफ लो, LOWER, लोअर होगा ना, ज़्यादा बेटर वर्ड है, प्रायोरिटी पेज। तो सिंपल सी बात है, अगर जैसे एक ग्लोबल पेज को रिप्लेस करना है, उससे क्या है, प्रोसेस है, जहाँ एन प्रोसेस मान लीजिए कंप्यूटर यूजर प्रोसेस एन है, किसी भी डिवाइस में, वो एन प्रोसेस क्या है, वो उस पेज के लिए लड़ रहे हैं। तो भाई प्रायोरिटी बेस में हम मान लेते हैं, जो प्रोसेस क्या एल्गोरिथम्स वगैरह लगी हैं प्रायोरिटी बेसिस पे हैं। तो अगर प्रायोरिटी बेस में जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी उसे पेज मिल जाएगा। तो वही है कि प्रोसेस का इंक्रीज दिया एलोकेशन। जैसे अगर इसी एग्जांपल में ले लेते हैं इसमें, ठीक है, तो पहले P1 को 4 फ्रेम था, P2 को 2 फ्रेम था, बट P2 की प्रायोरिटी हाई है। तो जो नया फ्रेम जो अभी रिप्लेस होने वाला है वो P2 को मिलेगा। तो P2 को फ्रेम क्या 3 मिल जाएगा, इसको 4 मिलेगा। तो P2 ने क्या किया, अपना फ्रेम इंक्रीज कर दिया क्योंकि P2 प्रायोरिटी हाई थी। तो वही है। बट देखो, किसी प्रोसेस होगा जिसके जिसके ग्लोबल पेज से हट गया है, जिसका उस प्रोसेस क्या होगा, फ्रेम जो है एलोकेशन कम हो गया होगा। तो वही है, लोअर वाले का फ्रेम एलोकेशन हट गया है और हाइयर वाले फ्रेम एलोकेशन बढ़ गया है, जिसकी प्रायोरिटी हाइयर थी। ठीक है। ठीक ठीक ठीक। और थर्ड नंबर पे है। तो थर्ड नंबर पे पॉइंट आता है, मोर मोर
efficient use of frame and their better throughput। ठीक है, कि यानी कि ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। यूज़ ऑफ फ्रेम मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं किसी फ्रेम को, फ्रेम का हिट रेट बहुत कम है, ठीक है, पेज फॉल्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो क्या है वो प्रोसेस क्या है, दूसरे फ्रेम से क्या करे, फ्रेम को लेके अपना इंक्रीज कर लेगा फ्रेम, तो उससे क्या होगा, हिट रेट, नंबर ऑफ फ्रेम्स के उस प्रोसेस के पास ज़्यादा हो जाएंगे, तो ज़्यादा पेजेस को मेन मेमोरी में रख सकता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, पेज हिट रेट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा और पेज फॉल्ट रेट कम हो जाएगा, तो वही बेटर थ्रूपुट होता है इससे। ठीक है, तो अ, अब देखो वही होता है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्राम थ्रैशिंग वाला एक कॉन्सेप्ट आता है। थ्रैशिंग क्या होता है, एक पीक होता है जिसमें मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है, तो उस पॉइंट को थ्रैशिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर मैं थ्रैशिंग की बात करूँ, बस ये सब क्या छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए थ्रैशिंग वाले हैं। तो थ्रैशिंग, तो थ्रैशिंग तब होगा, अच्छा मैं ड्राइंग बना लेता हूँ तो समझ जाएगा, मतलब ड्राइंग नहीं, मैं बोलो ग्राफ, क्या थ्रैशिंग, थ्रैशिंग होता है ना, थ्रैशिंग, हाँ। ठीक है, ठीक है, स्पेलिंग सही है। तो अगर मैं यहाँ पे इसका ग्राफ बनाऊँ, अ, एक ये लाइन हो जाएगी और उसको मैं वाइट से बना देता हूँ। अरे, हाँ ठीक है, और एक और लाइन बना लेते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं और इसका ग्राफ कुछ ऐसे होता है। यहाँ पे क्या सीपीयू यूटिलाइजेशन है, ये सी पी यू यूटिलाइजेशन। ठीक है, और इधर साइड क्या है, ये जो है ये ऊपर जा रहा है तो बढ़ रहा है इसकी वैल्यू, और इधर क्या डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग है, डिग्री ऑफ मल्टी मतलब नंबर ऑफ प्रोसेस जितनी मेन मेमोरी में होगा वही डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग होती है, राइट। यहाँ पे मल्टी प्रोग्रामिंग है। ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, स्टार्टिंग में क्या होता है, ऐसे 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 इंक्रीज होते 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 हैं, फिर एक पीक पॉइंट आता है, उसके बाद क्या होता है, सडनली बहुत सडन डाउन होता है, फिर ऐसे चलता है। तो ये वाला जो पीक पॉइंट यहाँ पे कुछ आया है, ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है इसी को हम लोग बोलते हैं थ्रेसिंग पॉइंट। ठीक है, ये होता है थ्रेसिंग, THRASHING, थ्रेसिंग, हाँ। तो यही जो थ्रेसिंग थ्रेसिंग पॉइंट बनता है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ सीपीयू। देखो स्टार्टिंग क्या डिग्री प्रोसेस क्या है, मेन मेमोरी में कम प्रोसेस है, ठीक है, तो वहाँ पे भी क्या यूटिलाइजेशन कम हो रहा है, जब प्रोसेस बढ़ रहे हैं तो यूटिलाइजेशन का धीरे धीरे बढ़ रहा है, पर उसके बाद भी अगर प्रोसेस बढ़ा रहे हैं तो देखो यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा है। डाउन क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रोसेस का एक पॉइंट के बाद बहुत ज़्यादा हो गया, इतनी ज़्यादा हो गया कि फ्रेम बहुत ज़्यादा कम पड़ रहे हैं। ठीक है, इसलिए क्या होगा, यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा डाउन हो गया। तो एक जो पॉइंट आता है जहाँ पे डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग और सीपीयू यूटिलाइजेशन, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग सीपीयू यूटिलाइजेशन मैक्सिमम होता है, तो वही होता है थ्रैशिंग। ठीक है, तो थ्रैशिंग में मैक्सिमम, थ्रैशिंग हम लोग को वो डेटा है जो हम लोग को ये बताता है कि किसी भी प्रोग्राम में मैक्सिमम कितने, मैक्सिमम बोले या तो बोले आइडियल केस में कितने प्रोग्राम होने चाहिए, हाँ कितने प्रोग्राम होने चाहिए, या प्रोग्राम से ज़्यादा प्रोसेस होने चाहिए, क्योंकि मेन मेन प्रोग्राम बाद प्रोसेस बन जाता है, तो कितने प्रोसेस होने चाहिए, जिससे क्या हम लोग को सीपीयू यूटिलाइजेशन मैक्सिमम मिले। ठीक है, ये बता देता है, तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के लिए मेन मेमोरी में कितने प्रोग्राम होने चाहिए, ये हम लोग को बता देता है ये थ्रैशिंग पॉइंट, राइट। ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ पे आता है ये थ्रैशिंग को हम लोग कंट्रोल कैसे करते हैं, मतलब हम लोग थ्रैशिंग पॉइंट को अचीव कैसे करना है वो देखते हैं। तो इसको ऐसे हेडिंग डालते हैं, हाउ टू कंट्रोल थ्रैशिंग। ठीक है, हाउ टू कंट्रोल, हाउ टू कंट्रोल थ्रैशिंग।
राइट। सो पहला पॉइंट आ जाएगा, इसमें दो तरीके होते हैं। पहला होता है, वो होता है वर्किंग सेट मॉडल। वर्किंग सेट मॉडल। और दूसरा पॉइंट आता है पेज पेज फॉल्ट पेज फॉल्ट फ्रीक्वेंसी। राइट, ठीक है। तो पहली हेडिंग डाल लेते हैं, वर्किंग सेट मॉडल। वर्किंग सेट मॉडल। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब इसमें लिख लेते हैं, क्या लिखना था, क्या मैं इसमें 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 ओके ओके। सो मैंने जस्ट अभी रियलाइज़ किया, मैंने एक थोड़ा सा गलत पॉइंट बोल दिया था। मैंने इस पॉइंट को थ्रेसिंग बोल दिया था, बल्कि एक्चुअली होता है कि इस पॉइंट ऑनवर्ड क्या होता है, सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या होता है, सडनली जो डाउनवर्ड हो जाता है, डाउनवर्ड ग्राफ को थ्रेसिंग बोलते हैं। सो थ्रेसिंग क्या है, काइंड ऑफ एक प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसे हम लोग कंट्रोल करना है। तो मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब पता नहीं क्यों, अच्छा हम लोग को लगा मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। तो मैंने चेक किया, तो मैंने अभी समझा मैं गलत, में दिमाग में आ गया था, तो इसलिए मैंने ये बहुत बोल दी। तो मैं उसको करेक्ट कर रहा हूँ, और करेक्ट ये कर रहा हूँ कि इस पॉइंट को थ्रेसिंग नहीं बोलते हैं। मैक्सिमम जो होता है थ्रेसिंग के उसके बाद होता है, ठीक है। जैसे हम लोग क्या किया, प्रोसेस को हम लोग नंबर ऑफ प्रोसेस बढ़ा रहे हैं मेन मेमोरी में, ठीक है, बढ़ा बढ़ा इतना ज़्यादा हो रहा है, पेज फॉल्ट रेट बढ़ जा रहा है। तो पेज फॉल्ट रेट बढ़ जा रहा है, तो हम लोग क्या करना पड़ रहा है, जो फ्रेम है उस पेज फॉल्ट रेट बढ़ गया, तो उसके बाद क्या, जब सीपीयू का यूटिलाइजेशन क्या है, सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है, पेज को रिप्लेस करने में ही और बार बार टाइम चला जा रहा है, सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी में पेज लाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो सीपीयू को एक तरह से ऐसा हो जाता है कि सीपीयू को लगता है पेज है ही नहीं मेन मेमोरी में, राइट, जबकि मेन मेमोरी पेजों से भरी हुई है। बट क्या बार बार सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में मेन मेमोरी में लेके आना पड़ रहा है। तो वही बार बार क्या होता है, सबसे ज़्यादा वेस्टेज ऑफ सीपीयू टाइम होता है, तो सीपीयू यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा सडन डाउन हो जाता है। तो इस डाउन फेज को ही क्या थ्रेसिंग बोलते हैं। तो अब थ्रेसिंग जो प्रॉब्लम है जिसे हम लोग को सॉल्व करना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे जो हेडिंग डाली है उस हाउ टू कंट्रोल थ्रेसिंग लिखा है, ठीक है। तो पहला होता है वर्किंग सेट मॉडल होता है, दूसरा पेज फॉल्ट फ्रीक्वेंसी होता है। तो इन दोनों की वजह से, इन दोनों को मेथड की वजह से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं थ्रेसिंग को, ठीक है। तो सबसे पहला हो जाएगा, इसमें हम लोग लिखेंगे वर्किंग सेट मॉडल में फाइंड फाइंड वर्किंग वर्किंग सेट। तो अब इसका क्या मतलब है, तो इसको समझते हैं एक एग्जांपल से, ठीक है। एक एग्जांपल से लेट से एक P1 प्रोसेस है, जिसमें क्या जिसको करेक्टली रन करने के लिए 6 पेजेस की ज़रूरत है, राइट। एक P2 प्रोसेस है जिसको 4 पेजेस की रिक्वायरमेंट है रन करने के लिए, राइट, ठीक है। तो हम लोग ट्राई क्या करेंगे, P1 के लिए वर्किंग सेट क्या होगा, 6 पे फ्रेम का बनाएंगे, यानी कि हम लोग को जो अगर P1 को रन कर रहे हैं तो P1 को जो फ्रेम एलोकेट होगा वो एटलीस्ट 6 फ्रेम एलोकेट होंगे, ताकि 6 फ्रेम क्या P1 के स्टोर हो सके 6 फ्रेम में, P1 के 6 पेजेस, ठीक है। सेम चीज़ हम लोग P2 का हम लोग मैक्सिमम ट्राई करेंगे कि P2 को जो है 4 फ्रेम मिल जाए, ताकि वो अपने जो 4 फ्रेम है जिसकी वजह से P2 क्या स्मूथली रन कर सके, वो काम हो जाए, ठीक है। तो इसी को हम लोग वर्किंग सेट बोलते हैं। P1 के लिए वर्किंग सेट कितना 6 हो जाएगा, P2 का वर्किंग सेट 4 हो जाएगा। तो वर्किंग सेट फाइंड करेंगे, तो वर्किंग सेट फाइंड करने के बाद क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे, फ्रेम को एलोकेट करेंगे, फ्रेम एलोकेट एलोकेटेड टू दी प्रोसेस प्रोसेस इक्वल टू सेट, ठीक है। ये वर्किंग सेट ही होता है, तो वही है। और फ्रेम के जो प्रोसेस है उसको उसके सेट के अकॉर्डिंग हम लोग का फ्रेम को एलोकेट करेंगे, ठीक है। तो ये था क्या था, वर्किंग सेट मॉडल। और दूसरा क्या होता है, वो होता है पेज फॉल्ट प्रोसेस। क्या था, पेज फॉल्ट क्या था, पेज फॉल्ट फ्रीक्वेंसी था। तो इसको भी मैं यहाँ पे जगह तो यहीं पे लिख लेता हूँ ना, हाँ। तो यहाँ पे दूसरा टाइप का क्या था, पेज फॉल्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो पेज फॉल्ट फ्रीक्वेंसी, अब इसमें क्या है वो लिख लेते हैं। तो इसको समझने के लिए, वैसे क्या है, ये जो चीज़ है नॉट इम्पॉर्टेंट टू गेट है, ठीक है। ये जो थ्रेसिंग वाला होल कॉन्सेप्ट है, नॉट
मतलब ये चीज़ पता होनी चाहिए थ्रेसिंग होता क्या है, इस पे मान लेते हैं बहुत रेयरली है बट पूछ सकते हैं एक क्वेश्चन एमएसक्यू वगैरह में, तो ये नॉट इम्पॉर्टेंट है फॉर गेट के लिए। ठीक है, तो पेज फॉल्ट रेट में क्या होता है, सीपीयू बोलो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, पेज फॉल्ट की रेंज निकाल लेते हैं, राइट। तो मैक्सिमम इतना अलाउड है पेज रेट और मिनिमम इतना अलाउड है। ठीक है, और जो पेज फॉल्ट रेट है वो उन्हीं दोनों के बीच हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम ट्राई करता है कि पेज फॉल्ट रेट उन्हीं दोनों के बीच लाई करें। तो इसको कुछ ऐसा समझ सकते हैं, जैसे ये यहाँ पे मान लेते हैं ये हम लोग का नंबर ऑफ फ्रेम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला नंबर ऑफ पेज फॉल्ट रेट को डिनोट कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, पेज फॉल्ट रेट है, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ फ्रेम है, नंबर ऑफ फ्रेम है, ठीक है, यहाँ पे। ओके, तो ये कुछ ऐसे समझ लो, ऐसे होता है ग्राफ जो होता है पेज फॉल्ट रेट का। यहाँ पे कलर चेंज करना पड़ेगा, तो इसको मैं ग्रीन से या फिर ब्लू से हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज से ही लिख देते हैं ना। तो यहाँ पे ऐसे कुछ मिडिल वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा डॉटेड करते हैं, ज़्यादा बेटर है ना। यहाँ पे अपर वैल्यू ये आ गई और यहाँ पे लोअर वैल्यू ये आ गई, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको, और ठीक है, तो अपर वैल्यू लोअर वैल्यू डिसाइड हो गए, तो इससे मैं अपर वैल्यू बोल दूंगा अपर बाउंड, ठीक है, क्योंकि हम लिमिट कर रहे हैं ना। और फिर इस हिसाब से लोअर बाउंड हो जाएगा, लोअर बाउंड ऑफ पेज फॉल्ट बाउंड, यानी कि नंबर ऑफ फ्रेम को इंक्रीज कर रहे हैं। देखो स्टार्टिंग में क्या था, नंबर ऑफ फ्रेम जो थी कम थी, पर पेज फॉल्ट रेट क्या था, कम था। ऐसा समझो, नंबर ऑफ फ्रेम क्या जा रहे इधर इंक्रीज हो रही है, राइट। तो पेज फॉल्ट रेट यहाँ पे है। तो अगर इस ग्राफ को हम लोग देखें हैं, स्टार्टिंग में क्या था, देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ फ्रेम का सबसे कम है और सबसे ज़्यादा पेज फॉल्ट रेट। फिर जैसे जैसे नंबर ऑफ फ्रेम बढ़ा पेज फॉल्ट रेट कम हो रहा है, राइट। बट अगर एक पर्टिकुलर वन प्रोसेस की बात हो रही है, पर अगर एक प्रोसेस का नंबर ऑफ फ्रेम बढ़ा देंगे, दूसरी प्रोसेस का पेज फॉल्ट रेट हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम लोग एक एवरेज मेंटेन करके चलते हैं कि हाँ इस रेंज की जगह पेज फॉल्ट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग हमेशा क्या इन दोनों रेंज के बीच में ही वैल्यू को लाई करने का ट्राई करते हैं, हम नहीं करते, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, राइट। तो ये था पेज क्या बोल सकते हैं, पेज बोला थ्रैशिंग के बारे में कॉन्सेप्ट। थ्रैशिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है गेट थ्योरी में, बट ठीक है, हम लोग फिर भी नॉलेज जैसे होनी चाहिए कि पेज थ्रैशिंग क्या होता है। ठीक है, तो अब तक देखो हम लोग क्या 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 पढ़ लिया अभी तक, उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने फ्रेम एलोकेशन देखा था। फ्रेम एलोकेशन में क्या होता है, हम लोग प्रोसेस को फ्रेम में फ्रेम मतलब प्रोसेस को कितने फ्रेम एलोकेट करेंगे वो हम लोग डिसाइड कर, ठीक है। तो दो तरीके से होते हैं, पहला ग्लोबल होता है, दूसरा लोकल होता है। अगर ग्लोबल है तो क्या है, वहाँ के पेज को रिप्लेस करने किसी भी पेज से रिप्लेस कर सकते हैं। और लोकल है तो जिस फ्रेम जो है जिस प्रोसेस से बिलोंग करता है तो उसी प्रोसेस के पेज उस फ्रेम में आ सकता है। ये चीज़ देखा था। तो देखो इक्वल साइज क्या बोलता है एलोकेशन किया था, प्रोपोर्शनल पार्टीशनिंग के दोनों के एग्जांपल देख लिया था, ठीक है। ये हो गया, उसके बाद फिर लोकल एलोकेशन और ग्लोबल एलोकेशन के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद थ्रेसिंग आ गया। थ्रेसिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रीवियस हम लोग डिस्कस कर लिया था। अब देखो हम लोग क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया काफी देर से, तो एक काम करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब। तो क्वेश्चन यहाँ पे कुछ ऐसा है, यहाँ पे हम लोग को फ्रेम कितनी 10 है, और तो अगर मैं बात बताऊं, फ्रेम क्या है यहाँ पे 10 है, और हम लोग को पेज सीक्वेंस कुछ ऐसा दे दिया गया है, ऐसा 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 ऐसा। तो अब यहाँ A1 A2 सब क्या है, पेजेस हैं। A1 हो गया, A2 हो गया, कॉमा में सब ऐसे करते करते लास्ट में क्या हो जाए, A20 पेज हो जाएगा। और फिर उसके बाद फिर से सीक्वेंस स्टार्ट है, A1 हो गया, फिर A2 हो गया, ऐसा करते करते फिर से A20 तक। ये हम लोग को पेज सीक्वेंस दे दी गई, ठीक है। ये क्या है, पेज सीक्वेंस है, राइट, ठीक है। और हम लोग को लीफो लीफो LIFO लीफो एंड ऑप्टिमल, ठीक है। लीफो और ऑप्टिमल का यूज करना है, एंड लीफो ऑप्टिमल का यूज करना एंड ने। और हम लोग से पूछा गया पेज फॉल्ट डिफरेंस, डिफरेंट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क डिफरेंस, ठीक है। यानी कि लीफो ऑप्टिमल दोनों का यूज करते हुए पेज फॉल्ट निकालेंगे और दोनों का जो डिफरेंस होगा वही हम लोग के आंसर आ जाएगा, राइट, ठीक है। तो सबसे पहले लीफोस लगा ले, लास्ट इन फर्स्ट आउट, राइट।
ठीक है, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट देखेंगे तो हम लोग का पेज सीक्वेंस है A1 और देखो फ्रेम क्या 10 है, स्टार्टिंग है A1 से लेके A10 तक पेज फॉल्ट होगा ही होगा। ठीक है, मैं शॉर्टकट लगा रहा हूँ उसमें A10 तक। ठीक है, तो ये पेज फॉल्ट कितना होगा यहाँ पे 10 हो गए, 10 पेज फॉल्ट हो गए। ठीक है, अब देखो A20 से लेके A11 सॉरी A11 से लेके A20 की बात करते हैं। A11 से लेके A20 की बात करते हैं। A11 से लेके A20 यानी कि फ्रेम में जाओ 1 2 3 A1 A2 A3 करते A10 तक फुल होगा। ठीक है, अब A11 आया, A11 में हमने लीफो लगा लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो वहां पर रिप्लेस क्या होगा A10 रिप्लेस होगा। सो A10 रिप्लेस होगा, फिर उसके बाद क्या होगा A12 आएगा तो A11 रिप्लेस होगा। इस तरह करते करते तो 20 टाइम्स क्या होगा पेज फॉल्ट होगा, तो यहाँ पे भी 10 टाइम पेज फॉल्ट होगा। पेज फॉल्ट, पेज फॉल्ट होगा। ठीक है, और उसके बाद क्या, अब आप बात करते हैं ए, अब क्या बचा फिर से 1 से लेकर फिर A10 तक होगा। ठीक है, ठीक है, फिर देखो A1 से लेके A9 तक कोई भी पेज फॉल्ट नहीं होगा। ठीक है, A1 से लेके A9 तक कोई भी पेज फॉल्ट नहीं होगा। फिर A10 में पेज फॉल्ट होगा क्योंकि लास्ट में क्या A20 रहेगा। फिर A10 में पेज फॉल्ट होगा, फिर उसके बाद A10 में पेज फॉल्ट होते होते A20 तक पेज फॉल्ट होगा, राइट। सो देखो कितने पेज फॉल्ट हुए हैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे काउंट करूँ। सो ये काम करता हूँ ना, इसको मैं अच्छे से ड्रॉ ही कर देता हूँ। तो वो देखो A20 के बाद कुछ ऐसी सिचुएशन होगी। ठीक है, A1 से लेके A2 ऐसे ऐसे होते थे, लास्ट में क्या होगा A9 रहेगा और यहाँ पे A20 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद A1 आया, A1 से लेके A9 तक नो पेज फॉल्ट, नो पेज फॉल्ट, या सीधे A20 तक ही निकाल लेते ना क्योंकि सारी कंडीशन सेम हो गई। ठीक है, 9 तक में कोई पेज फॉल्ट नहीं होगा। फिर यहाँ पे A10 से लेके यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे A10 होगा, ऐसे ऐसे होते होते A20 तक होगा। हाँ ये ठीक है, फिर A10 से लेके A20 तक पेज फॉल्ट होगा। ठीक है, तो टोटल कितने हुए A10 से लेके A20 तक टोटल 11 पेज फॉल्ट हुआ, राइट। यहाँ पे 11 पेज फॉल्ट हो गया। ठीक है, तो टोटल कितने पेज फॉल्ट हो गए, पेज फॉल्ट हो गए टोटल 31, 31। ठीक है, ये क्या था हम लोगों ने जब लीफो लगाया था। अभी हम लोग सेम क्वेश्चन के ऑप्टिमल के साथ करना है, तो ऑप्टिमल के साथ देख लेते हैं इसका क्या आंसर आता है। तो यहाँ पे मैं ऑप्टिमल लगा देता हूँ, ग्रीन ग्रीन सॉल्व करते हैं इसको, ऑप्टिमल के साथ यूज करते हैं। तो ऑप्टिमल के साथ भी देख लेते हैं A1 से लेके A10 तक, तो 10 पेज फॉल्ट तो होने ही होने हैं, राइट। ठीक है, 10 पेज फॉल्ट। फिर A10 से या A11 से लेके A20 तक की बात करते हैं, A20 तक की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्टिमल यूज करते, ऑप्टिमल में फ्यूचर देखते हैं, राइट। तो फ्यूचर मतलब किसका यूज होने वाला है, तो A1 से लेके अभी क्या सिचुएशन है A1 A2 A3 ऐसे करते करते A9 A10 तक ऐसे पूरा फुल है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे A11 की बारी आई है, A11। तो फ्यूचर में देखो किसका यूज सबसे बाद में होने वाला है, तो A1 से लेके A9 तक तो पहले आएंगे, उसके बाद A10 आएगा, तो यानी A10 रिप्लेस होगा, तो A10 ही रिप्लेस होगा, यहाँ पे A11 आएगा, राइट। तो अब देखो A11 पेज फॉल्ट और फिर A12 की, अब A12 आता है तो A12 में A11 की जगह रिप्लेस होगा। इसी तरह करते A20 में भी कितने होंगे, टोटल 10 पेज फॉल्ट होंगे। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, टोटल 10 पेज फॉल्ट हो रहे थे, तो यहाँ पे 10 पेज फॉल्ट हो रहा है। ठीक है, जब A20 प्रोसेस हो चुका होगा तो यहाँ पे क्या आ गया होगा, कुछ ऐसी सिचुएशन होगी, यहाँ पे A20 हो गया होगा। ठीक है, ठीक है, अब अब देखो कितने पेज फॉल्ट होंगे इस केस में, तो यहाँ पे A20 से A1 आएगा ना, A1 से लेके A20 तक की बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अभी देखो A1 से लेके A9 तक नो पेज फॉल्ट होगा, तो A1 से A1 पेज फॉल्ट नहीं होगा। ठीक है, अभी A10 की बात करते हैं, यहाँ पे A10 है, A10 A10 है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी क्या आया है यहाँ A10 नहीं होगा, सॉरी A20 स्टोर होगा ना, अभी A20 स्टोर है। ठीक है, अब A10 के लिए कॉल आया, A10 के लिए कॉल आया, तो फ्यूचर में कौन यूज नहीं होने वाला, फ्यूचर में देखो A1 से लेके A9 तक कोई भी यूज नहीं होने वाला। ठीक है, A20 यूज होने वाला, तो A20 तो हमेशा सेफ है, ये ऑलवेज सेफ रहेगा, ऑलवेज सेफ, इसको रिमूव ही नहीं कर सकते। A1 से लेके A9 तक रिप्लेस कर सकते हैं, जब A1 से लेके A9 तक रिप्लेस करेंगे तो किसको रिप्लेस करेंगे, तो सबसे पहले किसको A1 को रिप्लेस करेंगे, फीफो लगाएंगे, तो A1 की जगह क्या आ जाएगा A10 आ जाएगा।
ठीक है। ठीक है, यहाँ पे A10 आ गया। ठीक है, अब A11 के लिए पेज फॉल्ट होगा। ठीक है, A11 के पेज फॉल्ट हो, A11 के किसको रिप्लेस करेंगे? अब देखो फ्यूचर देखो, फ्यूचर में A10 से लेके A9 तक क्या होगा, सबको रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब सब में पेज फॉल्ट होगा, कहने का मतलब ये है। केवल A20 सेफ है, 9 यहाँ पे सेफ है और 20 एंड 10 सेफ है 20 में से, तो यानी पेज फॉल्ट के अंदर 10 हो जाएगा पेज फॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल पेज फॉल्ट कितने हो गए? पेज फॉल्ट 30 हो जाएगा। ठीक है, सेव कैसे हुआ? देखो स्टार्टिंग में क्या था, 9 यहाँ पे पेज फॉल्ट नहीं हुआ था क्योंकि A1 से लेके A9 तक सेव था। फिर उसके बाद A20 यहाँ पे था। जब हम लोगों ने ऑप्टिमल लगाया तो A20 का फ्यूचर में यूज है, A1 से लेके A9 तक यूज नहीं, यानी कोई भी पेज रिप्लेसमेंट होगा तो A1 से लेके A9 के बीच में ही होगा। A20 में कभी भी रिप्लेसमेंट नहीं होगा। तो A20 कभी भी स्टैक बोलो फ्रेम से कभी हटेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, A9 तक ये पेज फॉल्ट नहीं होगा, उसके बाद A20 में पेज फॉल्ट नहीं होगा। तो टोटल 20 पेजेस हैं जिसमें से 10 में पेज फॉल्ट हो रहा है, फिर 10 में नहीं हो रहा। तो टोटल 10 नेट 20 हो गया। तो इसका डिफरेंस कितना हो गया? तो अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो वो तो क्या होगा, 31 माइनस 30 हो जाएगा। तो ये 1 क्या होगा, हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। और इस तरह क्वेश्चन क्या हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन और करते हैं। सो इस बार क्या है, क्वेश्चन में हम लोग कुछ और इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन दी है, और इस बार हम लोग को फ्रेम कितना 4 दे दिया गया, तो ये एफ की वैल्यू क्या है, 4 है। ठीक है, और फ्रेम साइज कितना दे दिया गया है, फ्रेम साइज भी हम लोग को दे दिया गया है, उससे क्या 16 बाइट है, 16 बाइट। ठीक है, और हम लोग एल आर यू लगा रहे हैं, एल आर यू लगा रहे हैं, और वर्चुअल एड्रेस हम लोग को दे दिया गया है 04820 2436 2436 and 4412 4412 68 72 80 72 80 and 84 28 84 28 32 88 32 88 और ये हो गया 92 लास्ट में। ये हम लोग का सीक्वेंस दे दिया, अब पेज फॉल्ट पूछा गया है, पेज फॉल्ट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये अभी हम लोग जो स्टार्टिंग में रिवाइज किया था सेम उसी कॉन्सेप्ट पे बेस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वर्चुअल एड्रेस दे दिए गए, वो हम लोग को डेसिमल में दिया गया है। अब मैं देखो वापस लेके आता हूँ इस फॉर्मूले में, जो यहाँ पे हम लोगों ने स्टार्टिंग में रिवाइज किया था आज। हाँ ये देखो, अगर पेज ये नहीं है तो फॉर्मूला नहीं है, हाँ यहाँ पे देखो डेसिमल में दिया है, तो क्या लॉजिकल एड्रेस को डिवाइड कर देंगे पेज साइज से, तो हम लोग का पेज नंबर आ जाएगा। लोअर वैल्यू ले रहे थे राइट, तो वही चीज़ यहाँ पे भी हम लोग करना है। कहाँ गया, हाँ ये रहा। तो देखो यहाँ पे ऐसा है, पी की वैल्यू हमें निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है जो वर्चुअल एड्रेस है इसको डिवाइड कर देंगे पेज साइज से, इसलिए हम लोग को पेज साइज से इन्फॉर्मेशन दी गई थी, और इसकी हमेशा लोअर वैल्यू लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ में इसका मतलब क्या है, जो वी ए दे दिया गया इसको डिवाइड कर देंगे 4 से, क्योंकि जहाँ तक सारे ही नंबर क्या 4 के मल्टीपल ही हैं, तो फुल डिवीजन होगा तो फ्लोर और सीलिंग क्या दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो बस अब इसको सॉल्व करना, हमें एल आर यू लगाना। तो स्टार्टिंग में 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या 0 ही आएगा। तो और पेज एफ की साइज 4 है ना, तो यहाँ पे देखो 0 आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद वो क्या आ जाएगा, फिर उसके बाद 0 है, फिर 1 आ जाएगा, यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे, या मैं सीक्वेंस लिख ही देता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सीक्वेंस क्या आ जाएगा अब यहाँ पे, पेज सीक्वेंस की बात करेंगे, पेज सीक्वेंस आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा छोटा लिखते हैं, यहाँ पे सीक्वेंस में शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले 0 होगा, उसके बाद क्या होगा, 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर यहाँ 5 आ जाएगा, 6 आएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आएगा, 7 आ जाएगा, और 1 आएगा, और 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 20 आ जाएगा, और 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, देखेंगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कितना आएगा, 8 आएगा ना, हाँ ठीक, सर मैं बैड मैं दिमाग 11 नहीं आएगा, 22 आएगा, और यहाँ पे 2 3, ठीक ये इतना आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग निकाल लेते हैं। सबसे पहले देखो 0 है ना, 0 1 2
4 है 5। इन सब में पेज फॉल्ट होगा, सब में पेज फॉल्ट हो रहा है, पेज फॉल्ट हो रहा है। ठीक है, और 6 की बारी है, 6 में पेज फॉल्ट होगा। तो जब 6 में पेज फॉल्ट होगा तो 6 या किसको रिप्लेस करेंगे, लीस्ट रिसेंटली यूज। लीस्ट रिसेंटली यूज मतलब क्या, 0 को रिप्लेस करेंगे 6 से। ठीक है, 6 में पेज फॉल्ट, 9 में पेज फॉल्ट होगा, 9 में जब पेज फॉल्ट होगा तो किसको रिप्लेस करेंगे, अभी 6 सेफ है, 5, तो हाँ 5 भी सेफ है, 2 भी सेफ, तो 1 को रिप्लेस करेंगे 9 से। ठीक है, तो 9 में पेज फॉल्ट हो, 11 में पेज फॉल्ट हो, 11 में किसको रिप्लेस करेंगे, 9 सेफ है, 6 सेफ है, 5 सेफ है, यानी 2 को रिप्लेस करेंगे 11 से। फिर 3 में पेज फॉल्ट होगा, हाँ 3 में पेज फॉल्ट होगा। जब 3 में पेज फॉल्ट हो रहा था तब हम लोग क्या करेंगे, जस्ट अ सेकेंड। ओके ओके, सो मैंने एक बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है। मैंने जस्ट रियलाइज़ किया, मैंने यहाँ 4 से क्यों डिवाइड किया, यहाँ पे तो 16 से डिवाइड होगा ना, 16 से। माय बैड, मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। ठीक है, तो फ्रेम साइज पेज साइज बराबर होती है, 16 से डिवाइड होगा ना, तो यहाँ पूरा गड़बड़ हो गया। चलो कोई नहीं यार, दोबारा सॉल्व कर लेंगे। यार इसने क्या कर दिया। चलो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये तीनों पेज क्या हो गए, जीरो बन जाएंगे। तो यहाँ पे मैं ऐसे कर देता, तो ये देखो 16 से डिवाइड करेंगे, जीरो बन जाएंगे। और इन दोनों का मैं 16 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, फिर 36 और 44 है, तो अगर इन दोनों का 16 से डिवाइड करेंगे तो 2 में आ जाएगा, ये पेज नंबर 2 बन जाएगा दोनों। ठीक है, और मुझे 60 नहीं 12 बचा है ना, 12 तो ज़ीरो हो जाएगा। हाँ 12 भी ज़ीरो में आ जाएगा। और जो 68 है और 72 है, तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 4। ठीक है, और फिर 80 बचा हुआ है ना, 80 एंड 84 5 में आएंगे ना, ये दो 5 में आ जाएंगे। अब इन दोनों को 5 कर दिया, और 1, ये 28 क्या होगा, 1 हो जाएगा, और 32 2 हो जाएगा, और ये 88 और 92 5 हो जाएगा। हाँ ठीक है, अच्छा तीनों जीरो नहीं है, ये भी पेज नंबर जीरो में, ये भी पेज नंबर जीरो, ये भी पेज नंबर जीरो, तीन पेज नंबर जीरो, तो एक ही बार मैंने लिखा है, पेज फॉल्ट निकालना हम लोग को। ठीक है, हाँ ठीक, अब क्या सीक्वेंस है, जीरो है, 1 है, 2 है, 0 है, 4 है, 5 है, 1 है, 2 है एंड 5 है। ठीक है, तो देखो पेज पेज साइज कितनी है हम लोग को, फ्रेम साइज 4 है ना, तो 0 1 2, यानी पेज फॉल्ट पेज फॉल्ट पेज फॉल्ट और नो पेज फॉल्ट। उसमें क्या होगा, पेज फॉल्ट हुआ 4 में, पेज फॉल्ट हुआ तो 4 यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब 5 में पेज फॉल्ट होगा, 5 में किसको रिप्लेस करेंगे, 4 सेफ है, 0 सेफ है, 2 सेफ है, तो 1 को रिप्लेस करेंगे 5 से। तो 5 में पेज फॉल्ट हुआ, 1 पे पेज फॉल्ट हुआ, हाँ 1 पे पेज फॉल्ट होगा तो किसको रिप्लेस करें, 540 है, 540 है, 2 को रिप्लेस कर देंगे 1 से। ठीक है, तो पेज फॉल्ट, फिर 2 में पेज फॉल्ट होगा, 2 में जब पेज फॉल्ट होगा तो अब किसको रिप्लेस करेंगे, 1547 0 को रिप्लेस कर देंगे 2 से। ठीक है, तो पेज फॉल्ट हो, 5 में पेज फॉल्ट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पेज फॉल्ट कितने हो गए हैं, वो हो गए हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 7, 7 पेज फॉल्ट हो गए हैं, और जो लास्ट में सीक्वेंस आई है वो 2514 है, ये आंसर है। ठीक है, तो मैंने फालतू का गड़बड़ कर दिया और मेरा ही टाइम वेस्ट हो गया। ठीक है, कोई नहीं, अब अगले क्वेश्चन चलते हैं। ओके, अब देखो एक एनालिसिस वाला पार्ट लेके आता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं, ये एनालिसिस है, एनालिसिस। ठीक है, अब इस एनालिसिस में क्या होगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मान लेते हैं कोई प्रोसेस है जो कि 32 बाइट का है, प्रोसेस है, प्रोसेस है वो क्या, प्रोसेस साइज बोलेंगे ना, वो है वो क्या 32 बाइट है, 32 बाइट है। और अगर प्रोसेस साइज 32 बाइट है और पेज साइज मान लेते हैं वो कितना है, वो है 4 बाइट का, 4 बाइट, प्रोसेस साइज कितना 4 बाइट का है। ठीक है, तो इन दोनों से हम लोग एक इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ पेजेस की। नंबर ऑफ पेजेस कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 32 डिवाइडेड बाई 4। यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस कितने 8 पे आ गए हैं, ठीक 8 पेजेस आ जाएंगे, राइट। ठीक है, और अ, और अ, देखो मेमोरी जो है क्योंकि आप बाइट एड्रेसेबल मान रहे हैं तो पेज टेबल की एंट्री हो 1 1 बाइट की है।
ठीक है, मान लेते हैं पेज टेबल की एंट्री 1 बाइट की है। पेज टेबल एंट्री ये क्या 1 बाइट की है। ठीक है, और तो पेज टेबल साइज कैसे पेज टेबल साइज निकाल सकते हैं राइट इसमें। तो पेज टेबल साइज से निकल आएगा। तो पेज टेबल साइज अगर निकल आया तो कैसे होगा, एक एंट्री किया 1 बाइट की और तो टोटल एंट्री कितनी होगी 8 होगी। तो 8 इंटू क्या पेज टेबल एक से यहाँ एक से बाइट है ना। हाँ, तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा टोटल 8 पेजेस हैं। ठीक है, पेज टेबल में नंबर ऑफ पेजेस 8 हैं और हर एक पेज का 1 बाइट का है। तो वो 8 बाइट हो जाएगी पेज टेबल की साइज। ठीक है, ठीक ठीक। तो अब देखते हैं यहाँ पे। सो अच्छा, ये एनालिसिस कर क्यों रहे हैं, क्योंकि मेरे को बताना है कि रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी पेजिंग क्यों लगती है। ठीक ठीक। अब देखो जैसे हम लोग की मेन मेमोरी है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल बना रहा हूँ वर्टिकल की जगह। तो ये हम लोग क्या मेन मेमोरी है। सो मेन मेमोरी सबसे पहले क्या होता है, कुछ पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए रिजर्व रहता है। फिर उसके बाद क्या होगा, कुछ पार्ट में पेज टेबल मान लेते स्टोर रहेगी राइट। तो यहाँ पे पेज टेबल फुल लिखते हैं ना, इसमें जगह मैंने बहुत रखी है पेज टेबल, इसको स्टोर करके रखे राइट। ठीक है, और जो पेज टेबल होती है वो ना एक एरे जैसे स्टेज यानी कि कॉन्टिन्यूस मेमोरी एलोकेशन लेता है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस। और उसके बाद के यहाँ पे उसके एक्चुअल फ्रेम्स होते हैं और फ्रेम्स होते हैं। ठीक है, फ्रेम्स होते हैं। तो यानी कि पेज टेबल वो भी होती है कि मेन मेमोरी में होती है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या होती है, हाँ, अगर पेज टेबल की साइज बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, मान लेते हैं किसी पेज टेबल 100 थाउजेंड्स या फिर 1000s ऑफ पेजेस हैं। तो 1000 ऑफ पेजेस के लिए 1000 ऑफ बाइट मेमोरी क्या है, वो मेन मेमोरी का वो कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए, यानी कॉन्टिन्यू 1000 बाइट होने चाहिए। तब क्या आ जाएगा, पेज टेबल आएगा। बट क्या 1000 बाइट या 1000 किलो बाइट हो सकते हैं, एमबी में हो सकते हैं, केबी में हो सकती है। तो मेन मेमोरी में क्या और कॉन्टिन्यूस मेमोरी होनी चाहिए, बट ऐसा कई टाइम्स हो सकते हैं नहीं हो। तो ये हम लोग की प्रॉब्लम बन जाती है कि पेज टेबल का साइज ही इतना ज़्यादा बड़ा है कि फ्रेम को रखना वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन पेज टेबल बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, मतलब उसको स्टोर करना। तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टी लेवल पेज टेबल का यूज़ करते हैं, टेबल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अ, 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 इसका सॉल्यूशन की बात करो। ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम इफ पेज टेबल साइज is too high, then storage may be an इशू। ठीक है, तो वो प्रॉब्लमेटिक बन जाएगा। इशू डबल एस डायरेक्टली होता है ना, मैं क्या कर रहा हूँ। तो सोल्यूशन की अगर बात करें तो सोल्यूशन हो जाएगा कैन यू कैन यू वैसे सोल्यूशन नहीं है, वैसे तो क्वेश्चन ही हो जाएगा ना। कैन यू, ठीक है, अब क्वेश्चन ही ठीक है। कैन यू कीप एंटायर पेज टेबल इनटू पेज टेबल इन सिंगल प्रोसेस, ऐसा चलता है इन सिंगल पेज, सिंगल पेज पेज टेबल। एक सेकेंड, पेज से ज़्यादा वर्ड बेटर, पेज तो वैसे होगा ही नहीं, प्लेस होगा वो ज़्यादा ठीक है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, नो, क्योंकि पेज साइज इतना ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो हम लोग क्या पेज पूरे पेज टेबल को एक साथ मेमोरी लोकेशन में स्टोर नहीं कर सकते हैं राइट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होता है, हम लोग पेज टेबल की भी पेज टेबल बनाते हैं हम लोग, जिसे मल्टी लेवल पेजिंग बोलते हैं राइट। तो यहाँ पे अब हेडिंग डाल लेते हैं। पहले अभी मल्टी लेवल पेजिंग पहले क्या हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे पेज टेबल मेन मेमोरी में होता कैसे है। तो यहाँ पे पेज टेबल इन मेमोरी राइट। ठीक है, ओके। सो एक काम करते हैं, आगे का कल कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि जो वर्चुअल पेजिंग है थोड़ा सा एक ऐसा टॉपिक है ना जिसको मैं एक साथ सोच रहा हूँ कंप्लीट करने को। ऐसा नहीं आधा आज की आधा कल की, ये मज़ा नहीं आएगा। तो देखो हम लोग का मेनली 3 टॉपिक बचे इस पूरे चैप्टर में। पहला तो है
जो उसको हम लोग मल्टी लेयर पेजिंग बोल रहे हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड पेजिंग होता है। तीसरा होता है हैश पेज टेबल। ठीक है, तो हैश पेज टेबल इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है। मेनली इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वर्चुअल बोल रहा मल्टी लेयर पेजिंग। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा इन्वर्टेड पेजिंग एक कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हैश पेज टेबल का भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो ये दो कॉन्सेप्ट छोटे छोटे, अगर हम लोग का ये खत्म हो जाता है, क्या बोलते हैं, मल्टी लेयर पेजिंग, तो मेन सिलेबस पूरा सिलेबस बोलो पूरा चैप्टर फिनिश है। और उसके बाद छोटे छोटे दो टॉपिक्स और बचे हैं, उससे भी कल कवर कर लेंगे। सो कल मैं ट्राई करूंगा, कल में भी थोड़ा सा लॉन्ग लेक्चर हो सकता है, तो कल पूरा ख़त्म कर देंगे हम लोग इस पूरे चैप्टर को। ठीक है, और बस फिर उसके बाद फिर हम लोग का फाइल सिस्टम बचेगा, फिर डिस्क सिस्टम, फाइल सिस्टम और डिस्क वाला जो है ना, जिसमें सिलेंडर्स वगैरह हैं और सेक्टर वगैरह होते हैं। फिर उसमें जो एल्गोरिथम होते हैं, सी होता है, सी लुक होता है और स्कैन वगैरह होता है। ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ लेंगे। तो बस उसी के साथ क्या होगा, हम लोग पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो यार मुश्किल से देखो मैं बता, 4 से 5 लेक्चर, मैक्सिमम 4 to 5 लेक्चर्स में फिनिश हो जाएगा। मैं ट्राई करूंगा इस वीक ही खत्म करने को। वैसे तो मैं हो नहीं पाया, क्योंकि हम लोग को कंप्यूटर नेटवर्क भी पढ़ना है, तो मैं कंप्यूटर नेटवर्क को मैं टाइम दूंगा। तो मतलब इस वीक क्या होगा, ये चैप्टर जो है मेमोरी मैनेजमेंट जो है वो टोटली फिनिश हो जाएगा। हम लोग को सिर्फ बचेगा क्या, फाइल सिस्टम और डिस्क सिस्टम बचेगा, जो कि हम नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करेंगे। राइट, तो नेक्स्ट वीक तो 110% क्या होगा, फिनिश हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो बस यार यही था आज की वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, सी या, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।